वो है एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज रेगुलेशंस 2018 के। अच्छा, ये वाले जो रेगुलेशन है, ये अगर आप बुक से सिंपली इसको पढ़ेंगे ना, वैसे तो आप लॉ पढ़े ना तो आधे लॉ की समझ आ जाती है कि यार अच्छा लॉ में ये कह रहा है। लेकिन ये अगर जब आप इसकी बेयर रीडिंग करते हैं ना, तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। और बंदा दिल बर्दाश्त हो गया, वो जो उसने एक लिस्ट बनाई होती है ना कि यार ये मैं ना एग्जाम में ये चीजें छोड़ दूंगा, ये तैयार नहीं करूंगा, वो इसको भी क्रॉस कर देता है, यार ये भी नहीं मैं पढ़ूंगा, ये समझ ही नहीं आता। तो इसलिए आप जरा इसको थोड़ा ध्यान से समझ लें ताकि आपको ये क्रॉस ना करना। तो चलते हैं जी इनकी तरफ। कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड का आपको पता होगा, पाकिस्तान के अंदर जो लेबर लॉज हैं वो ये कहते हैं कि आप जितनी भी कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉइज को कम से कम एक रिटायरमेंट बेनिफिट जरूर देंगे। तो कुछ कंपनीज क्या करती हैं, वो ग्रेचुटी देती हैं उनको, और कुछ कंपनीज क्या करती हैं, उनको प्रोविडेंट फंड देती हैं। नॉर्मली ये दो किस्म के जो रिटायरमेंट बेनिफिट हैं वो यहाँ पे चल रहे हैं। और इसके अंदर भी जो है वो कंपनीज के पास ये ऑप्शन है कि वो चाहें तो अपने ही पास तमाम एम्प्लॉइज का हिसाब रखें कि इनके इतने इतने पैसे बन गए हैं, और चाहें तो वो इसके लिए एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी जिसे कि ट्रस्ट बोलते हैं वो क्रिएट कर दें। ठीक है, तो ज्यादातर कंपनीज ये करती हैं कि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बना देती हैं, और उसके अंदर वो फिर अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर वहां पे डालती रहती है। मिसाल के तौर पे प्रोविडेंट फंड आपने पे करना होता है अपनी हर एम्प्लॉय की जो उसकी बेसिक सैलरी है उसका 10%। ठीक है, तो आप हर महीने क्या करते हैं कि उसकी बेसिक सैलरी का 10% कंपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन डालती है, और उतनी ही अमाउंट एम्प्लॉय की सैलरी से काट भी लेती है। और वो अलग से, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए बेसिक सैलरी, तो कंपनी आपका तकरीबन 8.33% बन जाएगा, 8,333 रुपए आपकी सैलरी में से काटेगी। उतने ही पैसे अपने मिलाएगी, तो 16,600 रुपये जो है वो ट्रस्ट को दे देगी आपके नाम पे। ट्रस्ट आपके नाम पे एंट्री कर लेगा कि जी इस एम्प्लॉय के मेरे पास इतने पैसे आ गए। तो इस तरह उस ट्रस्ट के पास काफी सारे पैसे जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब जब पैसे इकट्ठे हो गए, तो अब आपने उनको करना है इन्वेस्ट, ताकि उसके ऊपर अच्छे तरीके से रिटर्न कमाया जा सके। ठीक है, और ये जैनुल आबिदीन का क्वेश्चन है कि क्या इसको आउटसोर्स किया जा सकता है। अच्छा, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी आउटसोर्स से पहले एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि कंपनी अपने ही बुक्स के अंदर भी ये लायबिलिटी मेंटेन कर सकती है, कि वो अपने ही किसी बैंक अकाउंट में अलग से पैसे रख छोड़े, और वहां पे उसकी बुक्स के अंदर वो लायबिलिटी आ रही होती है। IAS 19 शायद आप लोगों ने पता नहीं अभी तक पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो फिर इसको डील करता है। तो अब आ जाती है जी बात आउटसोर्स करने की। आउटसोर्स आपने क्या चीज करनी है, आपने बेसिकली उसकी जो मैनेजमेंट है उस फंड्स की, वो आप आउटसोर्स कर सकते हैं। अगर आपने ट्रस्ट बनाया हुआ है, तो ट्रस्ट क्या करती है, वो नॉर्मली किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को आउटसोर्स करती है, जी आप ऐसा करें, हमारे इन फंड को स्टॉक मार्केट में इधर उधर इन्वेस्ट करें और हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमा के दें। लेकिन वो जो अमाउंट इकट्ठी होनी है वो तो पहले ट्रस्ट में ही आएगी ना, ट्रस्ट फिर आगे से आउटसोर्स करेगा। और कंपनी ने अगर अपनी बुक्स के अंदर ये लायबिलिटी रखी हुई है, तो कंपनी जो है वो इस फंक्शन को, इन्वेस्टमेंट के फंक्शन को आउटसोर्स कर सकती है। बाकी फिर एम्प्लॉयज के पास ऑप्शन होती है कि इस फंड में से वो लोन छोन भी ले सकते हैं मुख्तलिफ पर्पसेज के लिए। वो कुछ अक्सर एम्प्लॉयज लोन ले लेते हैं, कुछ रिजाइन कर जाते हैं तो उनको पैसे वापस करने पड़ते हैं, ये पूरा एक अकाउंटिंग उसकी चलती है। तो आप जब किसी कंपनी को ऑडिट करने जाएंगे, तो मेरे ख्याल से आप उसके प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन देखेंगे, और अगर आपको किसी ट्रस्ट का ऑडिट मिल जाए तो आप इसको फर्दर देख सकते हैं। आप चलते हैं जी कि ये जो पैसे वहां पर आ गए हैं इसके बारे में लॉ क्या कहता है। कंपनीज एक्ट का जो है सेक्शन 199, सॉरी 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 गलत हो गया, सेक्शन 217 ये, और 218, ये हम आज पहले कंपनीज एक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसके रेगुलेशन पढ़ेंगे। 217 ये कहता है, ओहो, अच्छा जी, लाहौर के स्टूडेंट्स को पता है लाहौर में आज बारिश हो रही है।
स्क्रीन नजर नहीं आ रही। आप नजर आ रही है? सेक्शन 217 नजर आ गया। अच्छा जी, फैसलाबाद में भी बारिश हो रही है। ठीक है। इस्लामाबाद की हमारे पास खबर नहीं आई है। जैसे खबर आती है तो आपसे शेयर करते हैं बारिश के हवाले से। अच्छा जी, इस्लामाबाद की भी खबर आ गई कि वहां पर भी बारिश हो रही है। जैन जी हमारा एक स्टूडेंट है जिसने भी ज्वाइन किया है। और जैन, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं, आप सही टाइम पे आपने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो बारिश के बारे में डिस्कस हो रहा है कि पूरे मुल्क में बारिश हो रही है, लेकिन सीए के स्टूडेंट्स बारिश के अच्छे मौसम को छोड़ के पढ़ाई कर रहे हैं। इतना जुल्म है यार। चलें जी, पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। लॉ ये कहता है कि सेव एज प्रोवाइड इन सेक्शन 84 के 84 जो लिखा है ना, वो उसको आपने नहीं छेड़ना, उसको आपने उसके ऊपर अमल करना जो भी लिखा होगा। बस ये उम्र थोड़ा सा बढ़ के फिर हम क्लास बंद करेंगे इंशाल्लाह। No company or any of its officers या agents shall receive or utilize any money received as security or deposit except in accordance with the contract in writing। तो कोई भी जो कंपनी है ना, वो किसी से भी अगर कोई लेगी ना सिक्योरिटी या डिपॉजिट के तौर पे कोई अमाउंट लेगी, सिक्योरिटी के तौर पर या डिपॉजिट के तौर पर, तो वो उसको इस्तेमाल कर सकती है सिर्फ अगर कोई राइटिंग में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है फिर इस्तेमाल कर सकती है, वरना इस्तेमाल नहीं करना। The money so received shall be kept in a special account maintained by a company with a scheduled bank। तो ये जो भी आप कोई भी कंपनी जो अगर कोई डिपॉजिट रिसीव कर रही है या सिक्योरिटी रिसीव कर रही है, क्योंकि वो कंपनी ने असल में रिटर्न करना है, कंपनी के उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो उसको वगैरह ये आप स्पेशल अकाउंट में, बैंक अकाउंट में अलग से रखेंगे ताकि जब उसको पे करने की बारी है तो आप उसको इजीली पे कर सकें। और एक इसके अंदर एक्सेप्शन है जिसका आपको पता होना चाहिए। एक्सेप्शन क्या है कि एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग। तो नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं वो अपने जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ना डिपॉजिट लेने का, वो उसमें वो ये लिखवा देते हैं कि कंपनी के पास ये राइट है कि वो अगर इन फंड्स को अपने बिजनेस में यूज करना चाहे तो कर सकती है। एक लाइन लिखवा लेते हैं, उसके बाद वो यूज करते रहते हैं। अगर आपने नहीं लिखवाएगा और अगर आप फंड को यूज कर रहे हैं तो क्या आप कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। This section shall not apply where the money received is in the nature of an advance payment for goods to be delivered or sold to an agent। अगर आपने कोई एडवांस लिया है गुड्स सप्लाई करने के लिए तो उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। वो वाला आप, क्योंकि आप वो ट्रांजेक्शन का वाला है, आपके पास फंड्स हैं तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा जी 217 218 पे चलते हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स, कॉन्ट्रीब्यूटरी रिटायरमेंट फंड्स एंड सिक्योरिटीज। सबसे पहले बात करते हैं जी सिक्योरिटी की। All monies या securities deposited with a company by its employees in pursuance of their contracts of service with the company। कि उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ सर्विस का कंपनी के साथ कि जी हम यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं। कंपनी ने कहा जनाब आप इधर काम कर रहे हैं ना, तो आप अपने पैसे को, आप यहाँ पर ईमानदारी से काम करेंगे, जो भी उनकी कंडीशन है। अगर एम्प्लॉय से आप पैसे ले रहे हैं डिपॉजिट के तौर पे, तो उसको लॉ ये कहता है कि कंपनी ने उसको एक सेपरेट अकाउंट में रखना है। शेल बी केप्ट और डिपॉजिटेड बाय द कंपनी विद इन 15 डेज। 15 दिन का टाइम है, 15 दिन के अंदर अंदर जब आप वो डिपॉजिट करवाए गए पैसे, इन अ स्पेशल अकाउंट टू बी ओपन बाय द कंपनी फॉर द पर्पस इन अ शेड्यूल्ड बैंक या इन द नेशनल सेविंग स्कीम्स। ये दो ऑप्शन है, यहाँ पर कंपनी को अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और वो जो एम्प्लॉय ने अपने पैसे दिए अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, वो यहाँ पे आपको पैसे रखने होंगे। एंड no portion shall be utilized by the company except for the breach of the contract or service on part of the employee
एंड आफ्टर नोटिस टू द एम्प्लॉय कंसर्न्ड, तो आप इस पोर्शन को यूज़ नहीं कर सकते एक्सेप्ट कि अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस की ब्रीच करता है। अगर उसने जो अपना एग्रीमेंट किया था उसके अंदर जो प्रोविजंस थी उसको नॉन कंप्लायंस करता है, तो फिर आप इस सिक्योरिटी को यूज़ करेंगे और इसकी एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपने उसको नोटिस देना है एम्प्लॉयी को कि जनाब हम आपने ये ब्रीच की है, लिहाज़ा हम आप पे ये पैसे इस्तेमाल करें। राइटिंग में आपने उसको इन्फॉर्म करना। ये था जी इस हवाले से कि अगर एम्प्लॉइज़ अपनी कोई सिक्योरिटी डिपॉज़िट कंपनी के पास जमा करवाते हैं, यहाँ पे लॉ खत्म हो गया, इसका कोई रेगुलेशन कुछ नहीं है। रेगुलेशन अगले वाली बात है। सेक्शन 218 सबसेक्शन 2 218(2) यहाँ पर वो कहता है कि वेयर अ प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड और एनी अदर कंट्रीब्यूटरी रिटायरमेंट फंड, नॉर्मली ग्रेच्युटी होती है यहाँ पर। कंपनी ने कॉन्स्टिट्यूट किया है अपने एम्प्लॉइज़ के लिए या किसी क्लास ऑफ एम्प्लॉइज़ के लिए जितनी भी मनी कंट्रीब्यूट करेगी कंपनी टू सच फंड वेदर बाय द कंपनी और बाय द एम्प्लॉइज़। कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है या एम्प्लॉइज़ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या दोनों कर रहे हैं या उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया था या प्रॉफ़िट आ रहा है, तो उसमें उसने कहा जी कि शैल का मतलब क्या होता है? कंपल्सरीली, ज़रूर ये करना है, आइदर ये अब ऑप्शन उसने दे दिए कि आपने इनके साथ करना क्या है इन पैसों के साथ। इनको आप डिपॉज़िट करवा दें नेशनल सेविंग स्कीम में, जिसको कौमी बचत भी कहते हैं उर्दू में, या आप स्पेशल अकाउंट खोलें, कंपनी उसमें जमा करवा दे और जहाँ पर कंपनी इटसेल्फ इज़ अ शेड्यूल्ड बैंक, कि कंपनी अगर खुद एक बैंक है, ऐसा वैसे हो सकता है कि कंपनी खुद बैंक हो? हाँ या ना? ओह यार! वाह जी वाह! कोई एग्ज़ाम्पल? अच्छा चलें मैं ये चेक कर रहा था आप सोए तो नहीं हैं, इसका मतलब आप सब जाग रहे हैं। एग्ज़ाम्पल में भी आ गई यूबीएल, एचपीएल, वेरी गुड। तो अगर वो बैंक है तो फिर वो बैंक क्या करेगा स्पेशल अकाउंट खोलेगा इस पर्पज़ के लिए या तो खुद खोलेगा या किसी दूसरे बैंक में भी अकाउंट खोल के उसके अंदर पैसे रखेगा। तो लॉ ने ये फरमाया है कि पहले नंबर पर आप इस पैसों को डिपॉज़िट करवा सकते हैं इन जगहों पे। ठीक है जी? और दूसरी ऑप्शन क्या है? नंबर बी कि आप इन फंड को इन्वेस्टमेंट कर दें इनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या आप बॉन्ड्स, रिडीमेबल कैपिटल, डेट सिक्योरिटीज़ और इंस्ट्रूमेंट्स इश्यूड बाय अ स्टैट्यूटरी बॉडी या यूनिट ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जिसको म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं, एनबीएफसीज़ के अंदर ही आता है। उधर डाल दें एंड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज़ इंक्लूडिंग शेयर्स ऑफ कंपनीज़ लिस्टेड में भी आप डाल सकते हैं सिक्योरिटीज़ के अंदर। इसमें कंपनी के शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, रिडीमेबल कैपिटल है, डेट सिक्योरिटीज़ है एंड इक्विटी सिक्योरिटीज़। सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एज़ मे बी स्पेसिफाइड। ये जो कंडीशन है ना एज़ मे बी स्पेसिफाइड ये आपके रेगुलेशंस हैं। वो हमें रेगुलेशन में वो स्पेसिफाई हो चुकी है कंडीशंस इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की। ये जो मैंने हाइलाइट किया ना सारे का सारा। अगर आप यहाँ पर अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको रेगुलेशन को फ़ॉलो करना। तो उसके मुताबिक उसने कहा जी आप इनकी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 3 पे कहता है कि अगर कंपनी ने एक ट्रस्ट क्रिएट कर दिया है, किसी प्रोविडेंट फंड का या कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड का या रिटायरमेंट फंड का, तो फिर कंपनी ये बाउंड है कि वो कलेक्ट करे कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयी से और अपनी कंट्रीब्यूशन लेके वो 15 दिन का टाइम यहाँ पे भी दिया गया है। ये उसने किसको देने हैं फिर? यहाँ पर मैं एक ये भूल गया था पे करने उसने। पे करेगी सच कंट्रीब्यूशन टू दी ट्रस्टीज़ अगर ट्रस्ट बनाया हुआ तो ट्रस्टीज़ को दे दे और 15 दिन के अंदर-अंदर ट्रस्टीज़ को पैसे दे देने हैं आपने। फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन उस डेट से ये काउंट होएँगे और फिर जो जितनी भी ऑब्लिगेशन ऊपर लिखी हुई है ना,
ये सारी की सारी ऑब्लिगेशन जो है ये डिवोल्व हो जाएंगी ऑन दी ट्रस्टीज कि, कि यहाँ आपने इन्वेस्ट करना है और ठीक है ट्रस्टीज ने इसके मुताबिक इसकी इन्वेस्टमेंट करनी है। नंबर 4 पे कहता है जी दी ट्रस्टीज ऑफ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन रिटायरमेंट फंड शैल हैव एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द फंड। वो जो आपने ट्रस्ट बनाया वहाँ पर मेंबर्स जो हैं ट्रस्ट के जो कि नॉर्मली एम्प्लॉइज होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो होनी चाहिए वहाँ पर। अच्छा जी, अब ये था हमारा सेक्शन कंपनीज एक्ट का। इसके बाद हमें रेगुलेशन पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम जो क्वेश्चन है उनको एड्रेस कर लें। क्वेश्चन है ट्रस्टीज इंडिपेंडेंट एंटिटी के केस में होंगे। हाँ जी, ये यहाँ पर उसने पहली बात की है कि अगर आपने नंबर 3 जो स्टार्ट हो रहा है ना कि जहाँ पर वेयर अ ट्रस्ट हैज बीन क्रिएटेड, अगर कंपनी ने ट्रस्ट क्रिएट कर दिया है तो फिर वो पैसे ट्रस्ट को दे देने हैं। नंबर 3 में ये लिखा हुआ है। अगर ट्रस्ट क्रिएट नहीं किया तो नंबर 2 वाला जो रूल है वो ये जो हमने पढ़ा है यहाँ पर फिर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर दी। नहीं, इनका कहना है कि अनफंडेड ग्रेजुएटी स्कीम का क्या स्कोप है। नहीं, स्कोप किस सेंस में यार समझ नहीं आ रही। बहुत अच्छा स्कोप है उसको, बहुत बड़ा स्कोप है। सर मेरा कहने का मतलब है कि ये अप्लाई इसके एम्बिट में आता है ये इन सब चीजें जो अनफंडेड होती हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये जो नंबर 2 है ना ये सारे के सारे कंपनी को एप्लीकेबल है। नंबर 2 कि ये कंपनी ने ये जितने भी पैसे हैं उनको डिपॉजिट करवाना है या उनको इन्वेस्ट करना है और जो रेगुलेशन है उसके मुताबिक करना है। अगर कंपनी ने खुद अपने पास रखा हुआ है अनफंडेड को आप आगे अनफंडेड को आप इन्वेस्टमेंट नहीं ना करते आगे। हेलो अनफंडेड ग्रेजुएटी स्कीम कौन सी होती है, उसमें क्या होता है? सर फंड नहीं क्रिएट किया होता आप जो है वो पैसे जो है आपने एम्प्लॉय को देने हैं आपका ताल्लुक है उससे। फंड लायबल नहीं है कंपनी लायबल है। कंपनी लायबल है और कंपनी की लायबिलिटी बुक्स में आ रही होगी एक साइड पे। हाँ जी वो तो आ रही होगी। वो लायबिलिटी आ रही होगी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है कंपनी के पास कैश भी अवेलेबल होना चाहिए। हाँ जी ठीक है। वो जो कैश अवेलेबल है कंपनी के पास, कंपनी ने अब उस फंड को इन्वेस्ट करना कहीं ना कहीं पे। ठीक है, ताकि वो रिटर्न बनाए और दे सके आगे। हाँ जी बिल्कुल। ले जी, उसके बाद एक क्वेश्चन है वकास का। कैन यू प्लीज स्पेसिफाई द पार्टीज इंटरेस्ट। यहाँ पर जो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन रखनी है फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द फंड। तो नॉर्मली जो जैसे हमारी कंपनी का जो बना हुआ है उसके अंदर पहले एक कंपनी का डायरेक्टर भी था ट्रस्टी, बाद में उसने रिजाइन कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज जो हैं वो उसके ट्रस्टी हैं। तो डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, ट्रस्ट के अंदर कोई भी बंदा आ सकता है और आपने कुछ एम्प्लॉयज को उसके अंदर रखने ही रखना है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ट्रस्टीज की ट्रस्ट को चलाने की। अगर कोई महंगी महंगी होती है तो वो उसके आंसरेबल भी होंगे। क्योंकि विकास नहीं, इनको वॉइस पे डिस्टोर्शन जा रही है, बाकी स्टूडेंट्स को भी जा रही है। नहीं यार, बाकी स्टूडेंट्स को जो है ना वो ठीक जा रही है। वकास का जी ये क्वेश्चन है कि एम्प्लॉइज सेलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स।
जी, ये जो आपका ट्रस्ट बना होता है ना, इस ट्रस्ट के अंदर लिखा होता है कि आपके जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ होंगे, उनके इलेक्शन होंगे एवरी 3 इयर्स। तो वो फिर जितने एम्प्लॉयी उसके होते हैं, वो मेंबर होते हैं। वो फिर वोटिंग के थ्रू अपने ट्रस्टीज़ को सिलेक्ट करते हैं। लीजिए अब आप ज़रा लंबा-सा एक साँस लें, गहरा लंबा साँस। जो जो लोग योगा करते हैं, उनको पता होगा इसके क्या फ़ायदे हैं। गहरा लंबा साँस लें और अब हम चलते हैं जी रेगुलेशन की तरफ और उसको पढ़ते हैं। लीजिए रेगुलेशन है बड़े सिंपल से, लेकिन उसको जिस तरीके से बनाया गया ना, तो ज़रा इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसके अंदर सबसे पहले उसने ये कहा कि जब ये नोटिफ़िकेशन आया, इसके 3 साल का उसने टाइम दिया है कि 3 साल के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट प्रोविडेंट फंड वगैरह ने या कॉन्ट्रिब्यूटरी रिटायरमेंट फंड ने की हुई हैं, और अगर आपने ट्रस्ट क्रिएट किया हुआ है, तो वो उन्होंने कहा जी कि जो हम लिमिट्स यहाँ पे बताएँगे, उससे बियॉन्ड है। मिसाल के तौर पे उसमें कहीं पे लिखा हुआ है कि आप 10% एक कंपनी में डाल सकते हैं, और आपने उस कंपनी में 20% डाले हुए हैं, तो ये लिमिट से आप पीछे ऊपर चले गए। तो 3 साल का टाइम है, उसने कहा जी कि आप 3 साल के अंदर-अंदर उसको रिड्यूस करें और इन लिमिट के अंदर लेकर आएँ। लिमिट्स हम नीचे जाके पढ़ते हैं जी, लिमिट्स असल में हैं क्या? फिर नंबर 6 पे उन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है जो कि प्रैक्टिकल इसकी कंप्लायंस अम, होना मुश्किल है, क्योंकि जितने भी प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट होते हैं, ये रिकॉग्नाइज़ होते हैं फ्रॉम द एफबीआर, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से। और वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ये कहता है कि आपने कोई भी ट्रस्ट में चेंज करनी है ना, तो आपने पहले मेरे से परमिशन लेनी है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम है। बहरहाल लॉ में ये लिखा हुआ है कि जितने भी ट्रस्ट है ना, ये क्या करेंगे, अमेंड करेंगे अपने ट्रस्ट डीड को, और उसमें क्लॉज़ डालेंगे जिसके अंदर वो कहेंगे जी कि आप वन टाइम ऑप्शन दी जाती है एम्प्लॉइज़ को कि वो बताएँ कि ये फंड जो उनका फंड है, उसके पैसे हमने इस इन रेगुलेशन के मुताबिक इन्वेस्टमेंट उसकी करनी है कि नहीं करनी। कि वो अलाउ करते हैं या नॉट अलाउ करते हैं द फंड या ट्रस्ट टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ देयर फंड अंडर दीज़ रेगुलेशन। तो पहले आप अपने ट्रस्ट को अमेंड करें कि जी हम अपने एम्प्लॉयी को ऑप्शन दे रहे हैं, फिर आप अपने एम्प्लॉयी से पूछें जी आप हमें अलाउ करते हैं कि नहीं करते कि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो वन टाइम ऑप्शन होएगी। तो उसकी बेस के ऊपर उसने कहा जी आपने वहाँ से अप्रूवल लेना। अब एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया जी उमैर का कि अगर वो रिफ्यूज़ कर दें, तो फिर वो मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। वो देखेंगे यार कितने लोगों ने रिफ्यूज़ किया है, उसके मुताबिक उसका कोई फैसला हो जाएगा। और ये वेग है लॉ, आधे बंदे कहें जी हमारे पैसे ज़्यादा हैं, मिसाल के तौर पे बड़े-बड़े जो हैं जीएम्स वो कहते हैं जी कि नहीं करना, और छोटे जितने भी वर्कर्स हैं वो सब कहते हैं हाँ, पैसे जीएम्स के ज़्यादा होंगे, वर्कर्स के कम होंगे, तो वो भी एक इश्यू बन जाएगा। तो लॉ इस बारे में साइलेंट है, लिहाज़ा फिर मेजॉरिटी को देख लेंगे। अच्छा जी, वकास ने एक बड़ी सी चीज़ हाइलाइट कर दिया, उसने कहा जी कि ये न्यू एम्प्लॉइज़ के लिए है। बिल्कुल, उसने न्यू एम्प्लॉइज़ के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यू एम्प्लॉयी को ऑप्शन देनी है। अब न्यू एक पहला एम्प्लॉयी आता है, वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ना कर देता, वो किसने ये कहा था यार अगर वो ना कर दे? उमैर ने कहा था। तो उमैर की बात वैलिड है, वो नया एम्प्लॉयी आता है, वो कहता है जी मैं ना करता हूँ, नहीं करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी उसके ना करने की? तो लिहाज़ा ये लॉ के अंदर लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे ही पढ़ लें। असल चीज़ है नीचे। नीचे चलते हैं जी। अच्छा, इसको रेगुलेशन को आपने जब पढ़ना है ना, तो उसने सबसे पहले कहा जी कि लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज़, कि जहाँ पर कंपनी या ट्रस्ट ये डिसाइड करता है कि उसने इन्वेस्टमेंट करनी है ट्रस्ट की इन इन चीज़ों के अंदर, किन चीज़ों में, बॉन्ड्स, रिडीमेबल कैपिटल, डेट सिक्योरिटीज़ और इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय a statutory body,
अच्छा, ये जो पहले वाली लाइन है ना, ये जहाँ कहीं भी आएगा ना, ये इकट्ठे ही आया करेगा और सारे का इन चारों चीज़ों का एक ही रूल होएगा। किस-किसका? बॉन्ड का, रिडीमेबल कैपिटल का, डेट सिक्योरिटीज़ और इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इनका रूल आगे हमेशा एक ही होएगा। और दूसरा नंबर पर वो कहता है कि लिस्टेड सिक्योरिटीज़ इंक्लूडिंग शेयर्स ऑफ कंपनीज़, लिस्टेड बॉन्ड्स, लिस्टेड रिडीमेबल कैपिटल, लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज़, इक्विटी सिक्योरिटीज़, इक्विटी सिक्योरिटीज़ और शेयर्स एक ही चीज़ होती है नॉर्मली। ठीक है जी। एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम अदर देन द मनी मार्केट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। ये जो है ना मनी मार्केट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये उसके लिए अलग से रूल उसने नीचे बनाया हुआ है, जहाँ पर वो ये कहता है कि आप 100% अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन स्कीमों के अंदर। इसलिए उसने उसको यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया। तो इनके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसने कहा कि such investment shall not exceed 50% of the size of fund or trust as the case may be subject to the following sub limits namely। तो सबसे पहली जो बात आपको याद रखने वाली है ना, वो ये है कि अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट करनी है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से हट के, गवर्नमेंट ये जो रूल ऊपर हमने पढ़ा था ना, यहाँ पर अगर आप कंपनी के अंदर वापस चले जाएं, ये वाला रूल कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर करनी है तो उसके लिए कोई रूल्स नहीं है, आप चाहे 100% पैसे यहाँ पे लगा दें। आपने नेशनल सेविंग स्कीम में रखना, आप 100% पैसे यहाँ पे रख लें, कोई इशू नहीं है उमैर। आप स्पेशल अकाउंट ओपन करें, शेड्यूल बैंक के अंदर 100% पैसे वहाँ पे रख लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आपने इन चक्करों में पड़ना है ना, तो फिर इशू है आपके लिए।
3 चक्करों में पड़ना है, बॉन्ड्स, रिडीमेबल कैपिटल, लिस्टेड सिक्योरिटीज, तो फिर उसने कैरी किया 50% तक के लिए बेटा, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आप 50% पैसे लगा करें और आप वो इधर डाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आ गया जी कि बाकी 50% का क्या करना है? वो गवर्नमेंट वाली में करनी है, वो गवर्नमेंट वाली में भी कर सकते हैं आप, और उसको आप नेशनल सेविंग स्कीम में भी कर सकते हैं, आप उसको किसी बैंक में भी रख सकते हैं, जो भी हमने ऊपर पढ़ा है, सेक्शन 218 में हमने पढ़ा है, तो वहां पर आप रख सकते हैं। इधर अगर आपने लेकर आना तो 50% लेकर आ सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उसने एक किया है, अदर देन मनी मार्केट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, इसकी लिमिट नीचे जाके हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर 100% है, तो फिर बाकी का जो 50% है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर डालना चाहें तो। ठीक है जी। तो टोटल अमाउंट अभी तक हमने पढ़ी है वो है जी 50% पैसे यहाँ पे लगा दें। उसके बाद उसने फिर नीचे इसके ए बी और सी तीन उसने बातें और कर दी हैं। अच्छा जी, आप लोगों में से अगर किसी को कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का नहीं पता तो वो बता दे, ताकि उसको भी एक्सप्लेन कर दिया जाए, अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहेगी। बस एन लिख के चैट बॉक्स में एन लिख के डाल देंगे, नहीं पता, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, तो वो आपको भी समझा देते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए। ये मैं जी इंटरनेट खोलने लगा हूँ और स्क्रीन आपको नजर आनी चाहिए। एक मिनट, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये जी कंपनी है अलमिजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड, जिसको हम बोलते हैं एएमसी। एएमसी आप कहीं नोट कर लें, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, क्योंकि नीचे जाके अभी एएमसी की भी नीचे बात करेगा रूल्स के अंदर। ये जिसकी वेबसाइट खुल गई है, और ये अल मिजान इन्वेस्टमेंट वाले क्या करते हैं, ये बेसिकली पब्लिक से पैसा इकट्ठा करते हैं, जिसको बोलते हैं म्यूचुअल कलेक्शन करते हैं फंड्स की। और मेरे पास भी आएंगे, आपके पास भी आएंगे जी, 5,000 रुपये दे दें, 10,000 रुपये दे दें और ये सर्टिफिकेट लें, हम आपको यूनिट्स भेजते हैं। ये इनके फंड्स बने हैं। अब ये जब आपके पास आते हैं ना, ये कहते हैं जी ये मेरा आल मिजान म्यूचुअल फंड है, इसका नाम है AMMF। आप जितने भी हमें पैसे डालते हैं ना, उन पैसों को हम इकट्ठा करते हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने ये पैसे इकट्ठे किए, 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया, वो 1 अरब रुपए से ये आगे कर देते हैं इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट। वो 1 अरब रुपया फॉर एग्जाम्पल बन गया 1.5 अरब रुपया। तो हम जितने लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की होगी ना, जो हमने यूनिट परचेज किए हुए हैं, उसकी वैल्यू 1.5 गुना बन जाएगी। या समझे वो 1 अरब रुपया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और वो बन गया 2 अरब रुपया।
तो हम सब लोगों के पैसे जो है वो डबल हो जाएँगे। तो इस तरह ये पैसे इकट्ठे करते रहते हैं और उसको इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो ये जो एक स्कीम है ना, अल मीज़ान म्यूचुअल फंड, ये लिखा हुआ है, ये इसको बोलते हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, कि लोगों से पैसे कलेक्ट करके कलेक्शन की और कलेक्टिवली वो फंड्स इकट्ठे हो गए, तो उसको इन्वेस्ट किया। तो ये स्टॉक मार्केट के अंदर इस तरह के बड़े म्यूचुअल फंड जो हैं वो इस वक़्त काम कर रहे हैं। अगली उनकी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का नाम है मीज़ान इस्लामिक फंड। फिर है जी मीज़ान एनर्जी फंड, फिर है मीज़ान डेडिकेटेड, इस तरह करके काफ़ी सारी इनकी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, जिसको हम सादा ज़ुबान में म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो आप इनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके आप यूनिट बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं। एक मैं आपको दिखाता हूँ काम की चीज़। इस वक़्त ये जो टोटल पाकिस्तान के जो म्यूचुअल फंड्स हैं ना, ये उसकी समरी आपके सामने आ गई है। ये जब हम एनबीएफसी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे भी हम इस चीज़ों को दोबारा भी डिस्कस करेंगे। ये जी आपके सामने नज़र आ रहे हैं, फंड का नाम है एबीएल कैश फंड, एकेडी कैश फंड, अल्फ़ला, यूबीएल, हर बैंक ने ये फंड्स बनाए हैं। तो इनके जो यूनिट की प्राइस है, अगर आप लेना चाहें तो ये है जी, ये अगर आप एबीएल लेना चाहते हैं ₹10 का आपको मिल जाएगा, ₹10.05 का। तो इस तरह आप किसी के भी इन्वेस्टमेंट आजकल भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें, आप इनको कॉल करें, वो बंदा भागा-भागा आपके पास आ जाएगा पैसे देने। आपका फॉर्म फिल करेगा, चेक ले जाएगा और ये जी आपके नाम पे इतने जो है ना यूनिट इश्यू हो गए हैं, ठीक है? और ये लेने का बड़ा आसान तरीकाकार है, वो मैंने कोई भी आप वेबसाइट खोलें, वहाँ पे उनका हेल्पलाइन का नंबर आ रहा होता है, उनको कॉल करें, तो वो ये किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर ₹5000 से आपका अकाउंट खुल सकता है। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें, आप कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फंड्स हैं, वो आप यहाँ से उनके रिटर्न्स वगैरह देख के किसका कैसा रिटर्न चल रहा है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये था जी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, जिसको हम एनबीएफसी में जाके थोड़ा डिटेल से अंडरस्टैंड करेंगे कि इसके अंदर ओपन एंड क्लोज़ एंड इस तरह की चीज़ें आएँगी, उसको देखेंगे। तो प्रोविडेंट फंड भी ये यूनिट बाय कर सकता है, किसी के भी। एक मैं आपको एक बंदे ने एक अच्छा मशवरा दिया ज़हन ने, कि स्क्रीन जब शेयर करनी है तो क्या करना है यार, वक़्त आप विंडो शेयर करते हैं, अगर आप टॉप लेफ्ट पे स्क्रीन शेयर करें, टॉप लेफ्ट पे स्क्रीन शेयर करें तो मसला ही हल हो जाएगा। यार ये वही मैं इधर गया, ये मैं न्यू शेयर पे गया। अब यहाँ टॉप लेफ्ट पे तो लगा हुआ है क्रॉस। फिर मैंने क्रॉस कर दिया तो काम खत्म हो जाएगा। ज़ैन अगर आप माइक ऑन करो ना तो यार आसानी से ये अच्छी चीज़ हो जाएगी ताकि स्क्रीन सर ये कंटिन्यूअस आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, बिल्कुल आ रही है। जी सर, स्क्रीन शेयर कैंसिल करके स्क्रीन शेयर को खत्म रिपीट हो करते रहें। तो नहीं अच्छा, चैट आर्ट दूसरा से क्या बात करूँ? आर्ट से बात है। और एक ओह वेरी गुड यार, ज़बरदस्त आदमी यार। थैंक यू ठीक ज़ैन। है। प्लीज़ ज़ैन ने जो है ना मसला गंभीर मसला हल कर दिया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं वापस रूट्स की तरफ। ये थे म्यूचुअल फंड। एक मैंने आपको चीज़ कहा दिखानी थी, हाँ, एक और चीज़ दिखानी थी वो ये, कि ये जो स्टॉक मार्केट की ये रोज़ाना डेली कोटेशन इश्यू होती हैं, इसके अंदर ये जितने भी हैं ना हमारे म्यूचुअल फंड्स या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम आप कह लें, इसकी प्राइसेज़ यहाँ पे आ रही होती हैं। ये देखें इस टाइम पे, ये कहाँ से शुरू हुआ है? ये सारी म्यूचुअल फंड की सिस्टम लिस्ट चल रही है, जो कि मैं तेज़ी से स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये आ गया जी, ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स। तो ये फंड के नाम लिखे हुए हैं और आगे उनकी प्राइस लिखी है। ये मैंने डाउनलोड की थी, ये आई थिंक अप्रैल की किसी डेट की। ये रोज़ाना मार्केट में अपनी वो डेली कोटेशन शाम को जब मार्केट क्लोज़ होती है ना, तो उसको अपलोड करते हैं। ठीक है जी, तो अब आपको पता चल गया, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का पता चल गया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, एएमसी किसे कहते हैं? जैसे ये एबीएल कैश फंड है, ये एएमसी है क्या? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ओह वेरी गुड। एएमसी कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। और उसकी एग्जांपल मैंने आपको दिखाई थी अल-मीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड। एक और एग्जांपल उसकी हो सकती है, ये जैसे एबीएल का आ रहा है, तो एबीएल की भी कोई एक एएमसी होगी और वो एएमसी इतने सारे जो हैं फंड्स को मैनेज कर लेगी।
ठीक है जी, आप रूल को पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, ये आपको वर्ड की फाइल नजर आ रही है? ओह वेरी गुड, ले जनाब, ज़ैन गुलाबुद्दीन ने काम बेहतरीन कर दिया। अब आगे चलते हैं जी। वो ये कह रहा है कि पहले नंबर पे तो मैंने आपसे कहा कि आपने 50% अमाउंट यहाँ पे लगा देनी है। दूसरे नंबर वो ये कह रहा है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, एट द टाइम ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन डेट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो है वो डिफरेंट किस्म की हैं। नॉर्मली उसकी जो ब्रॉडर कैटेगरी है ना वो दो है। एक है डेट रिलेटेड है, जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास आज मिजान का बंदा आएगा ना, तो वो कहेगा जी आप ऐसा करें, हमारा एक फंड है जो सिर्फ और सिर्फ टीएफसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। जितने भी लोगों से हम पैसे इकट्ठे करेंगे ना उसके, उस सबके हम सिर्फ टीएफसी बाय करेंगे, शेयर्स बाय नहीं करेंगे। तो वो बन जाती है डेट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। इसके अलावा एक और स्कीम होती है, उसको बोलते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट स्कीम, कि हम जितने भी आपसे पैसे इकट्ठे करेंगे हम वो शेयर्स के अंदर लगाएंगे, तो उसको बोलते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो भी यहाँ पे वो डेट की बात कर रहा है। वो कह रहा है अगर आपने डेट के म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसकी जो लिमिट है वो शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द साइज ऑफ द फंड। ये रूल पड़ता है, अगर आपने ये जरूर ख्याल रखना है कि जो परसेंटेज लिखी हुई है ना, ये किस चीज की परसेंटेज है। तो मीन्स के जो आपने 50% फंड साइड पे किए थे, वो सारे के सारे अगर आप लगाना चाहें डेट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के अंदर, तो आप लगा सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट लिमिट के ऊपर चलते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, रिडीमेबल कैपिटल, डेट सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय स्टैट्यूटरी बॉडी या लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज। आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड को नहीं है, बल्कि आप डायरेक्ट खुद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप बॉन्ड्स परचेज करना चाह रहे हैं, रिडीमेबल कैपिटल के इंस्ट्रूमेंट को परचेज करना चाह रहे हैं, तो उस केस में उसने कहा कि आपने 30% तक अपने फंड के पैसे लगा सकते हैं। जी, साइज ऑफ फंड का मतलब है कि 100% जो आपके फंड का साइज है, जितने आपके एम्प्लॉइज के पैसे इकट्ठे हुए हैं उस फंड के अंदर, उसके टोटल अमाउंट, और उसमें से फिर आपने 30% जो अमाउंट है, अगर आपने इनमें लेनी है। लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज का एग्जांपल है, कोई भी लिस्टेड टीएफसी आप ले लें, वो लिस्टेड डेट सिक्योरिटी। ठीक हो गया जी। उसके बाद आप कहते हैं यार नहीं, डेट नहीं, इक्विटी के अंदर जो है ना रिस्क ज्यादा होता है और रिटर्न भी ज्यादा होता है। ये आपने रूल पड़ेगा, मोर रिस्क मोर रिटर्न। और अक्सर दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं यार ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट बताओ जिसमें रिस्क भी ना हो और पैसे भी डबल हो जाए। रिस्क कम से कम हो और मुनाफा बहुत ज्यादा हो जाए। तो वो जो है, हम चूंकि फाइनेंस के बंदे हैं, तो हमने उसको कहना भाई इस तरह की चीज जो है ना, वो या तो जुए में होती है या धोखा होता है, वो कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। जहाँ पर भी रिटर्न आप ज्यादा लेना चाहते हैं, तो आपको रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा। तो ये जो इक्विटी सिक्योरिटीज होती है, ये रिस्क होती है। ठीक है जी। तो उसने कहा अगर आपने इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी कि आपने डायरेक्टली शेयर बाय करने हैं, नेस्ले के पैकेजेस के, होंडा कार, ये वो, तो या आप कहते हैं जी कि मैं ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ जो कि इक्विटी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जो कि स्टॉक मार्केट के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती है। ऐसी स्कीम किसी भी एएमसी की आप पकड़ लें और आप कहें जी ये म्यूचुअल फंड के अंदर ये मेरे पैसे ले लें, तो उसकी भी जो लिमिट है वो 30% है। ठीक है जी। ये समझिए, अब आपको याद हो जानी चाहिए कि टोटल आप 50% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड के अंदर जाना है, डेट रिलेटेड, तो 50% सारे के सारे लगा दें। लेकिन अगर आपने खुद बाय करने हैं सिक्योरिटीज, आपने खुद बाय करनी है, म्यूचुअल फंड नहीं है इसके अंदर, वो लिस्टेड सिक्योरिटीज हो या वो डेट इंस्ट्रूमेंट हो, उसके लिए 30% की लिमिट है। वैसे जो मेरा ख्याल है ना कि म्यूचुअल फंड क्यों ज्यादा रिलायबल होते हैं इन कंपैरिजन टू लिस्टेड सिक्योरिटीज। बेसिकली जो म्यूचुअल फंड है ना, वो भी यहाँ पर ये देखिए, ये जो सी है ना, यहाँ पर आप पैसे दे रहे हैं म्यूचुअल फंड को कि यार तुम ये पैसे पकड़ो, तुम इन्वेस्टमेंट करो। तो स्क्रीन नजर आ रही है। तो हम कल कर रहे थे पास पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको जरा देख लेते हैं जी। विंटर 17 के क्वेश्चंस को हमने देखना था। इसके मैंने एग्जामिनर के कमेंट्स भी डाउनलोड कर लिए हैं और इसका सॉल्यूशन भी डाउनलोड कर लिया, तो उसको हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन में जाके। ये था विंटर 17 और एक था समर 17। सर ये सवाल में एक मेरे से ना क्वेश्चन भी है। जी जी। सर मैं एक चीज भी पूछना चाहता हूँ इससे शुरू करने हाँ से जी। पहले कि हाँ जो हमने वो एक लाइन पढ़ी है, इन्वेस्टमेंट शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ साइज ऑफ द फंड और ट्रस्ट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग सब लिमिट्स। हाँ। लेकिन हम इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन नहीं देखा करते भी, हम इस क्वेश्चन में ये कर रहे हैं कि हम फंड का सारे का सारा ही उसके ऊपर 50% लगा रहे हैं, 50 का 30% ही लगा रहे हैं या 50 का 50% नहीं लगा रहे हैं। हाँ जी, जो हमने रेगुलेशन पढ़े हैं उसके अंदर जो उसने ये कहा है कि आप जो सब लिमिट्स हैं वो 30% ऑफ दी फंड आपने लेनी है। सर वो ऊपर भी एक बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ साइज ऑफ द फंड और ट्रस्ट।
फिर वो कहता है सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग सब लिमिट्स। ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि आप जब हमने कोई ऐसा फंड की हमने चेक करना है, तो अगर फंड का साइज 500 है, तो मैंने 500 पे डेट 30% लगा देना है लिस्टेड के लिए। ये आपने जो सप्लीमेंट निकालनी है वो आपने 30% लेनी है ऑफ द फंड साइज। इसके लिए ना एक मैं काम करता हूँ, ये जो आपका क्वेश्चन है कि जो सब लिमिट उसने बताई है, तो सब लिमिट उसको 50% के ऊपर फर्दर बतानी चाहिए थी। आप शायद ये कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो ऐसा क्यों नहीं होगा सब्जेक्ट में? आपकी आवाज जो है ना वो कट रही है। जी सर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों नहीं होगा सॉल्यूशन में? हाँ, वो अब बेसिकली ये जो क्वेश्चन आए हैं ना, ये आए हैं पुराने जो रूल्स है उसके मुताबिक। हम इसको डिस्कस करते हैं, जब आप डिस्कस करेंगे ना तो फिर आपका उसके बाद अगर क्वेश्चन हुआ तो हम उसको एड्रेस कर लेंगे। सर एक मिनट इसको डिस्कस कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। चलें, ठीक ठीक हाँ। ठीक। अच्छा जी, पहले हम समर वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जो समर के क्वेश्चन थे, समर में जी ये क्वेश्चन है। उसने कहा जी कि शिराज लिमिटेड कंपनी है जिसके फंड का साइज था 500 मिलियन, और उसने कहा जी कि इन्वेस्टमेंट उसकी उसने ऐसे की है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालने में 210, लिस्टेड डेट और लिस्टेड शेयर्स के अंदर उसने डाले हैं 100 मिलियन और 120 मिलियन, और बैंक बैलेंस जो है वो 70 मिलियन है। अगर आपको कंपनीज एक्ट याद हो तो कंपनीज एक्ट ये कहता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप सारे के सारे पैसे रख सकते हैं, या तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर दें या आप शेड्यूल्ड बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें। उसके ऊपर कोई किसी किस्म की लिमिट नहीं है। लिमिट है इन दोनों के ऊपर, लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज और जो लिस्टेड शेयर्स हैं उनके ऊपर। सर इसमें वो कह रहे हैं ट्रस्टी ये चाह रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करें, 20 मिलियन रुपीस लगाना चाह रहे हैं डेट सिक्योरिटीज ऑफ फैजान लिमिटेड, और फैजान लिमिटेड का 200 मिलियन का वो डेट का साइज है, और 40 मिलियन वो लगाना चाह रहे हैं बीटा टेक्सटाइल मिल के अंदर। तो उसने कहा कि आप बताएं ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, इसको हम नए रूल के मुताबिक थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। फंड का उसका साइज है 500 मिलियन का। ठीक है जी। और उसने जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो जो हमें लिमिट लॉ ने बताई है, लिमिट लॉ ये कहता है कि आप जो आपकी जो ओवरऑल लिमिट है ना, ओवरऑल वो हो सकती है 50%, और जो सब लिमिट है जो आप डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है 30% ऑफ द फंड साइज, और इक्विटी के अंदर आपकी लिमिट है 30% ऑफ द फंड साइज। तो इनको मैं कैलकुलेट करूं तो ये लिमिट्स आ जाएंगी, क्यों भी नहीं। ये हमारी हैं जी मैक्सिमम लिमिट्स जो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है सर, एग्री। अब जो उसने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी की हुई है वो उसने डेट में कितनी की हुई है, डेट में किया उसने 100 और शेयर्स में किया 120। तो डेट में उसने 100 की, शेयर्स में उसने की 120, इसका टोटल हो गया 220। तो मींस कि अब वो ओवरऑल इन जगहों पे सिर्फ 30 मिलियन और लगा सकता है, और अगर डेट में लगाना चाहे तो डेट में मैक्सिमम 50 डाल सकता है, और इक्विटी में मैक्सिमम 30 डाल सकता है। तो मैक्सिमम वो सिर्फ इतने 30 डाल सकता है, ये जो मैंने इसको येलो कलर कर दिया है। अब चाहे तो वो डेट में डाल दे, चाहे तो वो इक्विटी में डाल दे। अगर एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, अगर उसने यहाँ पे 125 की इन्वेस्टमेंट की होती तो फिर ये 25 था, और यहाँ तक वो 25 तक डाल सकता था, इससे ज्यादा नहीं। ये जी हमारे क्वेश्चन के डाटा हमारे पास आ गया। अब वो ये चाह रहा है कि जी फैजान लिमिटेड के डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है 20 मिलियन की। तो फैजान के लिए चूंकि ये एक सिंगल पार्टी है, सिंगल पार्टी की लिमिट कितनी है डेट की,
10% ऑफ इन्वेस्टमेंट साइज। इसका जो इन्वेस्टमेंट साइज है वो ये है, ये इन्वेस्टमेंट साइज नहीं, जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है। एक मिनट, आप लोगों का ना चैट बॉक्स एक मिनट घूम गया, वो जरा मेरे सामने होना चाहिए, ताकि जहां पर आप रह जाएं तो आपने मुझे बता देना। एक मिनट, वो चैट बॉक्स इसके पीछे चला जाता है, तो इसको ऐसे करते हैं। अच्छा जी, सालिया ने कहा कि 10% ऑफ 30%, तो 30% था 150, ऐसा ही है। सिंगल कंपनी लिमिट, और एक हमने वो एफएल का जो इशू साइज है वो कितना है, 200 मिलियन। इसका आप मैक्सिमम 5% इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको रूल दोबारा दिखा देता हूँ ताकि क्लैरिटी के साथ आप लोग चलें। अभी हम डेट की बात कर रहे हैं। डेट के जो रूल्स थे वो 2 और 3 से चल रहे थे, जिसके अंदर ये सिंगल कंपनी की लिमिट यहाँ पे दी गई है, और कहा गया कि सिंगल कंपनी के अंदर आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो 10% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए ऑफ द इन्वेस्टमेंट लिमिट, या 5% ऑफ दैट इशू, विच एवर इज लोअर। तो क्वेश्चन पेपर के अंदर उसने हमें बताया हुआ है, अगर हम उसको 2 मिनट के लिए आपको दिखा देता हूँ। उसने कहा जी इशू साइज उसने यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल अमाउंट ऑफ डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय एफएल इज 200 मिलियन, ये इशू साइज है। ठीक है जी, तो 200 का 5% भी मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं इसका 10% लूंगा, इसका 5% लूंगा। इनमें से अब आपने मुझे बताना है कि लोअर अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं या हायर अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। लोअर ऑफ, वेरी गुड, सालिया ने सही जवाब दे दिया और उमैर इफ्तिखार ने भी सही जवाब दे दिया। अब मेरी एक्सेल की फाइल चलेगी यार, मैं उसको मिस कर रहा हूँ, वो एक था जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन आप क्लास में हो कि नहीं यार? तो लोअर यानी कि 10 मिलियन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये अमाउंट बड़ी है। ठीक है, और ये बंदा कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, ये 20 मिलियन इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो आपने अपने फिर क्वेश्चन में लिखा है ना जी कि 20 मिलियन इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो लिमिट सिंगल कंपनी की बताई गई है वो ब्रीच हो जाती है। वैसे अगर आप टोटल सब लिमिट देखें तो ये 50 की गुंजाइश अवेलेबल थी, और ये 20 करना चाह रहा था। तो सादा सा कोई स्टूडेंट होगा ना, मासूम सा, वो कहेगा यार 50 कर तो सकता है, 20 करना चाह रहा तो करने दो उसको। लेकिन आपने कहना जी सिंगल कंपनी की लिमिट से मार खा जाता है, इसलिए वो नहीं कर सकता। आप दूसरे के ऊपर चलते हैं कि आप दूसरे नंबर पर वो क्या काम करना चाह रहा है। दूसरी इन्वेस्टमेंट वो करना चाह रहा है 40 मिलियन रुपीज की, बीटा टेक्सटाइल के अंदर। तो जी बीटा का भी हिसाब बना लेते हैं हम। बीटा का जो इशू साइज है, यहाँ पर एक क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आपने अंडरस्टैंड करना है, ताकि आप सही तरीके से समझ जाएं कि इसने यहाँ पे आप कुछ साथ चालाकी क्या लगाई है। उसने कहा कि 40 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है बीटा के शेयर्स में, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है। टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ बीटा इज ₹600 मिलियन, ये पेड अप कैपिटल, एंड market capitalization is ₹800 million.
मार्केट कैपिटलाइजेशन ये होती है कि आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं किसी भी कंपनी के और जो उसकी मार्केट प्राइस है आज की डेट के ऊपर, आप उसको जब उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल आती है। मीन्स कि ये उसकी मार्केट वैल्यू है। तो अब आप ये जो लेंगे सिंगल कंपनी का, यहाँ पे भी आपने चेक करना है ना इक्विटी की इन्वेस्टमेंट के अंदर भी, तो किस अमाउंट का 5% लेंगे। और वेरी गुड। एक स्टूडेंट का कहना है कि हम पेड कैपिटल का लेंगे, दूसरे का भी यही कहना है, तीसरे का भी यही कहना है, और इन तीनों का कहना ठीक है क्योंकि रूल ने हमें उसके कैपिटल की बात की है। तो चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये वाला तो ठीक ही रहेगा। यहाँ पर 600 का हम लेंगे 5 सेंट। अब यहाँ पर जो लोअर अमाउंट है वो 15 मिलियन है। क्यों भी वसीम और रसूल। अब आप यहाँ पर 15 मिलियन की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑल दो के आपके पास 30 की गुंजाइश अवेलेबल थी, यहाँ पे मैं इसको येलो कर रहा हूँ, लेकिन सिंगल कंपनी के जो उसने रूल्स में बताए उसके मुताबिक अब आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। ये जो हमने नया रूल पढ़ा है इसके मुताबिक आपने ये कैलकुलेशन करके और इंग्लिश लिख के वहाँ पे एक्सप्लेन करके आना है। अब हम देखते हैं कि एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन बनाया है वो किस तरीके से बनाया हुआ है। ये था समर। ये जो एग्जामिनर के कमेंट्स भी पढ़ लेते हैं और उसने साथ यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 उसके दुख जो है ना, कुछ दुखों का उसने इजहार किया है। उसने कहा कि 25% जो स्टूडेंट्स हैं ना उन्होंने पासिंग मार्क सिक्योर किए हैं इस क्वेश्चन के अंदर। 25% स्टूडेंट्स ने। कॉमन एरर स्टूडेंट्स ने क्या की, वो ये थी जो, एक मिनट यार गलत हो गया थोड़ा सा, ये हमारा क्वेश्चन कोई और आ गया है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, सॉरी 4 पे चले गए, 5 पे चलते हैं। 5 ले जी। यहाँ 25% नहीं बल्कि तकरीबन 18% स्टूडेंट ने जो है वो पासिंग मार्क्स से किए इसके अंदर, 18% ओनली। और क्या की कि कैंडिडेट डिड नॉट हैव कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ ऑल द रेलेवेंट रूल्स, दैट इज लिमिटेशन विद रिगार्ड टू डेट सिक्योरिटीज शेयर्स एंड कॉम्बिनेशन देयरऑफ। जो ऊपर जो मेन लिमिट्स थी उसका आइडिया नहीं था। जो कैंडिडेट्स थे वर अवेयर ऑफ द एग्रीगेट लिमिट्स ओनली and did not say anything with regard to investment in a single entity। तो सिंगल एंटिटी वाले रूल को उन्होंने एड्रेस नहीं किया स्टूडेंट्स ने। फिर उसने ये जी आंसर दिए नीचे जिस तरीके से दिया है उसने ये वो जो इंग्लिश थी ना सारी की सारी वो यहाँ पे डाल दी है, इस तरीके से उसने इंग्लिश बना दी है और नीचे उसने कैलकुलेशन दे दी है। तो जैसे हमने कैलकुलेशन किया वैसे ही हम कैलकुलेशन कर कर और रूल चूंकि ओपन बुक होगा आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं। फिर पार्ट बी उसका जो था, हमने क्वेश्चन का वो पार्ट नहीं देखा जिसके अंदर वो ये कह रहा है जी कि डबल ए रेटिंग को मेंशन नहीं किया गया। फिर उसने यहाँ तक देखें जी नोटिस किया कि स्टूडेंट ने डबल ए रेटिंग कुछ ने मेंशन कर दी बट डिड नॉट मेंशन दैट इट वाज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेटिंग, कि ये मिनिमम है, इससे ऊपर भी हो सकती है। तो फिर तीसरे में कहा था जी जो रूल्स है जो डिफॉल्ट ऑन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या नॉट बीइंग ऑन डिफॉल्टर काउंटर वर मोस्टली मिस्ड। लोगों ने ये वाली कंडीशन उसके अंदर डाली नहीं। फिर जैसे आंसर का तो कहता है जी कि ये अदर कंडीशन भी कुछ मीट करनी थी कि आपकी रेटिंग डबल ही होनी चाहिए, आपका ऑपरेशन रिकॉर्ड होना चाहिए 3 सालों का, आप मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, और इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो बाकी जो नीचे लिखी हुई हैं वो यहाँ पे डाल दी। ये था जी क्वेश्चन। अब जो नहीं था, नहीं अब आप बताएं आपका क्वेश्चन जो है वो एड्रेस हुआ है कि अभी भी आउटस्टैंड कर रहा है। सर वो इस क्वेश्चन में हो गया। हो गया? अच्छा इधर यहाँ पे ये बीटीआर में 20 मिलियन कर रहा है, ये शायद पुराने रूल्स की वजह से।
ये सोल्यूशन में मेरी जब नजर पड़ी है तो कह रहे 20 मिलियन कर लो। ये देखें आखिरी लाइन यहाँ पे, और भी 20 मिलियन इन बीडीएल एंड 10 मिलियन इन एफएल। हाँ जी, वो फिर पुराने रूल के साथ इसको पुराने रूल के साथ देखना पड़ेगा कि वहां पर क्या थी इस टाइम। वो मेरे जहन में रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ की, लेकिन जो करंट रिक्वायरमेंट चल रही है उसके मुताबिक हमारे मुताबिक 15 मिलियन बनता है। 15 मिलियन है। ठीक हो गया भाई। लेकिन इसके बाद एक और क्वेश्चन आया है इस चीज से रिलेटेड, उसको भी जरा देख लेते हैं। नहीं, वो था जी हमारे अच्छा जी, जो जूम है उसको ये जो वाला क्वेश्चन है ना इस क्वेश्चन से कोई टेंशन है। और कल भी जब हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो जूम बंद हो जाता था। जब आप लोगों को आवाज आ रही है और स्क्रीन भी नजर आ रही है, वेरी गुड। ये क्वेश्चन है जिसके अंदर 200 मिलियन का साइज है और 58 मिलियन ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। जो हमने रूल पढ़ा वो ये कहता है कि 30% ऑफ फंड साइज आप इक्विटी सिक्योरिटीज में डाल सकते हैं। तो ये तकरीबन उसके 2 मिलियन कम करीब पे पहुंचा हुआ है। आगे वो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो ट्रस्टीज हैं वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि एडिशनल फंड आएंगे 30 मिलियन के, जो कि अवेलेबल हो जाएंगे अगले 6 महीने के अंदर। और दे प्लान टू इन्वेस्ट द अवेलेबल अमाउंट इन अपकमिंग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ 5 इक्विटी सिक्योरिटीज। तो 5 जो इक्विटी सिक्योरिटीज हैं उनके वो आईपीओ के अंदर ही पैसे लगाना चाहते हैं। और जो फंड का ट्रेजरर है उसने ये इन्फॉर्मेशन गैदर की और आपको उसने प्रोवाइड कर दिया। तो उसने हर कंपनी का शेयर कैपिटल दे दिया और आईपीओ का साइज दे दिया। अच्छा जी, जो हमने रूल पढ़ा उसके अंदर आईपीओ के साइज का कोई एज सच लिंक नहीं है। एवं आईपीओ का रूल पढ़ लेते हैं, रूल नंबर 10। ये रूल ये कहता है कि जब आपने आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो 5% से एक्सीड ना करे ऑफ द इन्वेस्टमेंट लिमिट प्रोवाइडेड, तो जो ऊपर प्रोवाइड की गई है। तो ऊपर थी 30% ऑफ फंड साइज, तो 30% का 5% आप ले लें तो कितनी में आ जाएगी? चैट बॉक्स में कुछ जवाब आना चाहिए ना यार। ओह वेरी गुड, 1.5% बन जाएगा आपका फंड साइज का। और ये आप 1.5% 6 महीने के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहली ये रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं क्वेश्चन के ऊपर जाऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट लिमिट है इस केस के अंदर अगर मैं 200 के अंदर 30 को ऐड भी कर लूं तो 230 हो गया। उसका मैंने 1.5% निकालना है। तो उतनी अमाउंट जो है मैक्सिमम वो आईपीओ के अंदर 6 महीने में डाली जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात वो नीचे ये कहता है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना तो आप ये सिंगल कंपनी की लिमिट आ गई है। 1% ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर्स इन द पेड अप कैपिटल ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी के 1% से ज्यादा नहीं आप कर सकते, और 2% ऑफ द इन्वेस्टमेंट लिमिट।
उससे ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इनमें से जो लोअर है ना, ये आपने थ्रेशोल्ड अप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन के अंदर जो ये उसने दिए हुए ना उनके शेयर कैपिटल, आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे और उसके बाद आप देख लेंगे जी कि इसका 1% कितनी अमाउंट बनती है और 2% इंडिविजुअल सिंगल कंपनी की आपने लिमिट निकालनी है। पहले आपने टोटल की निकालनी है ऊपर, जो कि 1.5% आगे, फिर आपने हर एक कंपनी का चेक करना है थ्रेशोल्ड और फिर आपने बताना है। अच्छा, उसके अंदर कुछ कमेंट्स आए हुए हैं कि इसका 2 इयर्स का प्रॉफिटेबल ऑपरेशन, किसी का 3 इयर्स का है, किसी के अंदर उसकी एसोसिएटेड कंपनी ने अंडरराइटिंग की हुई है। इस तरह का उसने यहाँ पे चीज़ें डाली हुई हैं और रेगुलेशन के अंदर उसने हमें सर इसमें जी, जी। सर इसमें एक सवाल करना चाहता हूँ मैं। अभी आपने जो 1.5% आईपीओ बताया है, ये बनता है 3.45 मिलियन। हाँ जी। ठीक है, 230 का मैंने ले लिया 1.5%। हाँ जी। और अगर हम ये तीनों जो जिनपे ये कर सकते हैं ना, मीडियम, मजबूत और नाइस कंपनीज जो हाँ, हैं, इनकी सिक्योरिटीज हाँ। में इन्वेस्टमेंट लिमिट निकलती 4, 6.5 और 4.5 और 4.5 निकलती है। 4.6, 4 और 4.6 निकलती है। तो हुँ। इसमें भी कर सकता। नहीं, आपने जो अमाउंट कैलकुलेट की है, वो 1 मिनट भी हम कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं, मैं नीचे एक चीज़ दिखा रहा हूँ, फिर उसके देखिए, 1 मिनट अभी चलते हैं बस, ये थोड़ा-सा देखिए। ठीक ठीक यहाँ पर उसने कहा जी आपने जो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करनी है ना, उसकी उसने ये कुछ कंडीशंस नीचे बताई हुई हैं, जैसा कि उसका प्रॉफिटेबल ऑपरेशनल रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर आप किसी ऐसे आईपीओ में सब्सक्राइब नहीं करेंगे जिसको एसोसिएटेड कंपनी ने जो है वो अंडरराइट किया हो। फिर किसी ग्रीन फील्ड में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ये रेगुलेशन दिए हुए हैं। अब ये जो क्वेश्चन आया था, इसके अगर हम आंसर पे जाएँ, तो उसने क्या किया उसने कहा जी कि ये 2 कंपनियों को तो फ़र्क करना, फर्स्ट एनर्जी को और होम अप्लायंसेस को, क्योंकि उसका पुराने रूल में था कि 3 साल का प्रॉफिटेबल ऑपरेशनल रिकॉर्ड होना चाहिए। नए रूल्स में ये ईयर्स वाली बात नहीं है। तो उसने उसको उस वक़्त के मुताबिक क्वेश्चन उसने बनाया था, उसने उसको फ़ारिग कर दिया। फिर उसने होम अप्लायंसेस को फ़ारिग कर दिया कि उसकी एसोसिएटेड कंपनी ने उसको अंडरराइट किया है। भाई, ये करंट रूल के अंदर भी है, ये पुराने में भी होएगा। अगर जी 5 में से 2 तो होगी फ़र्क। आप जो अगली हैं उसके अंदर वो कहता है कि जो इसका जो रूल है 1% ऑफ पेड अप कैपिटल है और 2% ऑफ साइज़ ऑफ फंड है। सर ये प्रॉफिटेबल ऑपरेशन वाला अभी भी है। लेकिन जो उसके अंदर ईयर्स मेंशन है। लिस्टेड सिक्योरिटीज 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। करंट रूल में आ रहा है। सर ये कह रहा है ना, द कंपनी हैज मिनिमम प्रॉफिटेबल ऑपरेशन रिकॉर्ड फॉर इमीडिएट 3 ईयर्स। ये कौन सा करंट रूल में लिखा हुआ है? या पुराने में लिखा हुआ है? ये रूल जी हमारे सर, सामने इस लिखा वक़्त नहीं करंट। एक हाँ? सर लिस्टेड सिक्योरिटीज में देखिए। 1 मिनट ज़रा मैं इसको बुक में से चेक कर लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। रेड बुक मेरे पास पड़ी हुई है। इसके अंदर ये आ रहे हैं जी पेज नंबर 979 के ऊपर। सर ये पेज 981 पे आखिरी पैराग्राफ में लिखा है। 981? जी 981 आखिरी पैराग्राफ का पॉइंट 1। हुँ। बिल्कुल ठीक हो गया। एक मिनट ज़रा इशू को
अच्छा, इसके अंदर आप पेज 982 पे जाना है आपने। 982 आ गया। जी मैं पहुंच गया। उसके ई लाइन पे जाना है आपने। यहाँ पे वो टाइम नहीं बता रहा। हाँ, ये हमारे सामने ई खुला है, तो यहाँ पर वो आईपीओ के हवाले से यहाँ पर ईयर्स नहीं बता रहा। और जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट वाला है, वो जो आप पीछे वाला पढ़ रहे हैं, वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट का है, 4 का ए। यहाँ सर पे वगैरह अगर आईपीओ आपने वाली भी तो ईपी आईपीओ वाली भी लिक्विडिटी। सर जो आईपीओ वाली इन्वेस्टमेंट है वो भी तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट ही है। हाँ जी, इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, और वो सब्सिक्वेंटली आईपीओ जो है वो लिस्ट भी हो जाता है। तो बेसिकली ये एक ही चीज को दो जगह उसने मेंशन किया हुआ है, तो उसके लिए भी बेहतर ये है कि जो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लाई कर लिया जाए। तो ठीक है, आप इसको एक्सेप्ट कर दें कि 3 ईयर्स का, चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए 3 साल का ऑपरेशन कोर्स का होना चाहिए। ठीक है जी, स्टूडेंट्स को मैं समरी बता देता हूँ कि जब आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो चूंकि यहाँ भी लिखा हुआ है, वहां पे भी लिखा हुआ है, तो दोनों कंडीशन को अगर आप कंप्लाई कर लेंगे तो मसला नहीं आएगा। तो आपने, जो कि ओपन बुक है, आप वहां पर लिखा है कि फलाने नंबर सेक्शन के मुताबिक इसका इतने पीरियड का रिकॉर्ड होना चाहिए था, 3 साल का। क्वेश्चन के अंदर उसने कहा कि 2 साल का रिकॉर्ड है, इसलिए हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। फिर उसने क्या किया, उसने हर एक कंपनी का वो 1% और 2% वाला जो हमने रूल पढ़ा, उसने कैलकुलेट करके, वो किसी ने पूछा था जी कैलकुलेटर भी लेके जाना पड़ेगा लो के पेपर में, तो ले जाए तो अच्छी बात है। तो वो आपने ये कैलकुलेट करके बता दिया जी इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और एंड पे आके उसने वो बात कर दी है, जो कि नई कैलकुलेशंस कर रहा था, कि एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट जो आईपीओ में, वो 5% ऑफ द साइज ऑफ द फंड से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो पुराने रूल के अंदर नई जो हमें समझ आ रही है, वो वहां पर 5% ऑफ द साइज ऑफ द फंड। अब ये चूंकि पुराने रूल के मुताबिक आंसर है ना, नए रूल में है 5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट लिमिट। तो ये लिमिट काफी कम हो जाएगी, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने फिर अब नए तरीके से बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये थे हमारे पास जो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको इसी तरह के जो है क्वेश्चन वो आगे आ सकते हैं। अच्छा, ये जो रूल्स है जो नए आए हैं ना इन्वेस्टमेंट के, ये हमने अपने प्रोविडेंट फंड के ट्रस्टीज को सर्कुलेट किए। इनको पढ़ने के बाद हमारे ट्रस्टीज ने डिसाइड किया कि यार आप भाईजान ऐसा करें, ये सारी इन्वेस्टमेंट खत्म करें और चुप करके गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करें। ये ना हो कहीं से नॉन कम्प्लायंस हो जाए, इतने ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड बने हुए हैं, कौन कैलकुलेशन नहीं करता रहेगा। तो हमारी अब सारी जो प्रोविडेंट की इन्वेस्टमेंट है, वो नॉर्मली गवर्नमेंट सिक्योरिटी से। अच्छा सर एक और बात पूछना। जी जी। सर एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। आपने अभी जो क्वेश्चन आया समर 17 का, तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो मुझे, जैसे आपने एक ओवरऑल बनाया, फिर डेट बनाया और इक्विटी बनाया, तो मुझे ये ओवरऑल को देखना, हमेशा ओवरऑल को देखना है। मतलब जैसे उसमें 50 और 30 लागू थी, लेकिन मेरी दोनों को मिला के 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, ओवरऑल को भी आपने जहन में रखना है, और सिंगल कंपनी को भी ध्यान में रखना है। जैसे मतलब अगर वो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डेट में 20 है और इक्विटी में 15 है, वो हाँ नहीं कर सकता 15, वो 20 और 10 ही कर सकता है। हाँ जी, ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ कि यहाँ पर ये मैक्सिमम 30 कर सकता हाँ है। यही चीज है, ये ये टेबल हाँ हमने बनाना है उसमें ना। हाँ जी, ये बना के आपने मैक्सिमम चेक करना है। ठीक है, एक एग्जाम में आपके और क्वेश्चन ये आ सकता है, वो ये कह सकता है जी कि शुगर लिमिटेड कंपनी है, शुगर ए, शुगर बी, और इन सब की लिमिट्स के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो एक आपको मैंने कल पढ़ाई थी सेक्टोरियल लिमिट्स, याद है कि भूल गई? ये आ गई आपके सामने। हाँ जी सर 20%। हाँ, तो शुगर इंडस्ट्री में जितनी भी उसकी इन्वेस्टमेंट होगी, आपने टोटल करके ये चेक करना वो 20 से ऊपर ना जा रही हो सकता है सिंगल कंपनी की थोड़ी थोड़ी कर रहा हो।
उमैर इफ्तिखार को तो ये ज़ुबानी याद है, सेक्टोरियल लिमिट। ठीक है जी, तो ये थे हमारे इन्वेस्टमेंट करने के असूल, और इसमें से आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो इस तरीके का आएगा, मेरे ख्याल से आप उसको एड्रेस कर ही लेंगे। कोई और क्वेश्चन अगर आप पूछ सकें तो पूछ सकते हैं, और उसके बाद हम अपना चलते हैं जी अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो जी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज। क्यों भी नहीं, और कोई सवाल तो नहीं है यार? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर हो गया शीशे की तरह। ओह वेरी गुड। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है सारा का कि डेट में अलहदा है लिमिट और इक्विटी में लिमिट अलहदा, दोनों मिला के 50 से ऊपर नहीं जाएंगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों मिला के 50 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अच्छा सारा, आपका कल क्वेश्चन था वो कि बाय बैक के अंदर शेयर की प्राइस कौन से वाले 5 दिन की होनी चाहिए? तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक कंपनी ने अपने शेयर बाय बैक किए हैं। ये जी बाय बैक के बारे में आपको पता होगा कि डायरेक्टर्स ने प्रपोज करना होता है शेयर होल्डर्स को कि अपने शेयर बाय बैक कर लें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीओडी हैज डिसाइडेड टू रिकमेंड टू द शेयर होल्डर्स फॉर देयर अप्रूवल। ये रिकमेंड कर रहे हैं बीओडी के अप्रूवल के लिए कि जनाब आप अपने शेयर बाय बैक कर रहे हैं टू अ मैक्सिमम ऑफ इतने ऑर्डिनरी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू ये है एट अ परचेज प्राइस ऑफ ₹35 पर शेयर। तो इसका फिर मतलब ये हुआ कि जब डायरेक्टर्स ने रिकमेंड करना है तो उन्होंने फिर अपने 5 दिन की जो पहली एवरेज प्राइस थी उस प्राइस से ऊपर रिकमेंड करना है। फिर वही शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे, उसी शेयर को प्राइस के ऊपर बाय बैक करेंगे। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन भी एड्रेस हो गया। और किसी का क्वेश्चन आउटस्टैंडिंग है तो बता दें। हाँ जी, शेयर होल्डर की मीटिंग इसके बाद 30 दिन का टाइम दिया हुआ है रेगुलेशन में। 30 दिन के अंदर आपने मीटिंग करनी है, तो 30 दिन के अंदर शेयर की प्राइस इसके ऊपर वो कहेंगे कि जिसने बेचने हैं बेच दें, जिसने नहीं बेचने ना बेचे। तो लोग उसके रिस्पॉन्स में जब जो बेचना चाहेगा बेच देगा, वरना वो मार्केट में ट्रेड करता रहेगा। मिसाल के तौर पे एज्यूम करते हैं कि मार्केट में प्राइस हो रही है 70, तो लोग मार्केट में बेच देंगे, लोग इनको नहीं बेचेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर प्राइस इसके अराउंड ही होगी, तो ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ले जी, इसके बाद चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ।